हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इकोनॉमिक्स के शानदार क्लास में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे देश का एक केंद्रीय बैंक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। आज पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में क्यों इतना ज्यादा एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक महत्वपूर्ण बैंक है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आज का रहने वाला है आपका क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसको क्या है, नोट छापने और सरकार की सहायता करने और बैंकों को लाइसेंस देने का काम दिया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे और भी कार्य करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग बताइए मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। इनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। याद रखेंगे, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है, संजय मल्होत्रा जो है, ये वर्तमान में याद रखना आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के ये क्या है, गवर्नर है। ये आरबीआई के गवर्नर है, याद रखना। कैवे गवर्नर है, 26वें गवर्नर है। ठीक है, 26वें गवर्नर है। तो इन्हीं के क्या है चित्र से हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में शुरुआत करेंगे। तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में क्या है, आरबीआई के गवर्नर है। कैवे गवर्नर है, तो 26वें गवर्नर है। और भी सारे गवर्नर के हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, आपको देख ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, एक लोगो लगा हुआ है जिस पर क्या है, ठीक है, आपको चित्र देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट बढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का क्या है, एक केंद्रीय बैंक है। लिखा हुआ है कि आरबीआई भारत का एक केंद्रीय और वित्तीय प्रणाली का एक शीर्ष निकाय है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्या है, या बैंकिंग सिस्टम के लिए आरबीआई क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जाना जाता है। तो वही लिखा है कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक भी है और हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय भी है। ठीक है, निकाय भी है। ये क्या करता है, हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है, यानी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा ये हमारे देश में मुद्रा जारी करता है और मुद्रा आपूर्ति, जिसको हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। ये वाला लेक्चर मैंने आपको दे दिया है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा मनी सप्लाई होता क्या है। ठीक है, तो ये मुद्रा जारी करता है। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का भी काम करता है। आगे अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसका मुख्य कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। ये हमारे देश का, ठीक है, काम करता है आरबीआई। समझ में आया? तो ध्यान से समझिएगा, आरबीआई क्या है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। ये हमारे वित्तीय प्रणाली का एक शीर्ष निकाय है। ये हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ये हमारे देश में मुद्राएं जारी करता है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में भी क्या करता है, मदद करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता लाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। ये इसका क्या है, मेन कार्य है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों स्थापित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लंबे समय से काम कर रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके कुछ मेन क्या है, आपको उद्देश्य देखने को मिलेंगे। जैसे बैंक नोटों को जारी करने की विनियमित करना, यानी ये क्या करता है, जितने भी बैंकिंग नोट हैं या जो नोट और सिक्के हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा यही डिसीजन लेता है कि भारत के अंदर कितने नोट छापने चाहिए, कितने नोट नहीं छापने चाहिए, ये काम करता है। फिर हमारे देश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना या मौद्रिक स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा भंडार बनाए रखना, ये काम करता है, यानी मनी सप्लाई के बारे में बात किया जा रहा है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो देश की ऋण एवं मुद्रा प्रणाली को राष्ट्र के लाभ के लिए क्या करना, संचालित करना, ये मेन क्या है, इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये हमारे आरबीआई का क्या है, उद्देश्य है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आरबीआई के थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई का इतिहास पढ़ना बहुत ही ज्यादा हमें जरूरी है। ठीक है, तो आरबीआई का इतिहास पढ़ेंगे तो यानी हम लोग आरबीआई की स्थापना के बारे में बात करेंगे।
तो वही लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, प्रथम नहीं होगा यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रथम नहीं होगा, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध होगा, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध भी बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए की गई थी, ठीक है। यानी हमारे देश में आरबीआई क्यों स्थापित किया गया था, अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मेन फोकस क्या था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में क्या है, जो वित्तीय संकट आए थे, उन वित्तीय संकटों से क्या है, भारत के लिए समाधान ढूंढने के लिए इस बैंक की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। अगर हम आगे बात करें तो 1926 के भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन का गठन होता है, जिसको हम लोग हिल्टन यंग आयोग के नाम से जानते हैं। तो 1926 में आप देखोगे कि भारतीय मुद्रा और वित्त पर एक कमीशन का गठन होता है, जिसको हम लोग हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इसी ने ही हमारे देश के अंदर एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। तो अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुई है, तो आप बताएंगे हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई है, ठीक है। तो 1926 में एक कमीशन आया भारत में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हिल्टन यंग थे, अंग्रेजी थे, उनके ही अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की गई और उस कमीशन ने सिफारिश किया कि भारत के अंदर एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो हिल्टन यंग आयोग को जाता है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय विधानसभा ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इनके सिफारिश को क्या हुआ, हमारे देश के केंद्रीय विधानसभा ने स्वीकार कर लिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 पारित किया गया। यानी विधानसभा के अंदर 1934 में रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया और जो बैंक के कामकाज के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग याद रखना, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर की गई, ठीक है। इसने क्या किया, सिफारिश किया। तो केंद्रीय विधानसभा ने क्या किया, आरबीआई एक्ट लाया, आरबीआई एक्ट 1934 लाया और 1935 में क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हो गई। तो आगे वही बताया जा रहा है कि आरबीआई अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आरबीआई की स्थापना याद रखना कोलकाता में हुई। याद रखना आरबीआई की स्थापना कहां पर हुई, कोलकाता में हुई, ठीक है, कोलकाता में हुई। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, समझ में आया। तो आरबीआई की स्थापना कहां पे हुई, कोलकाता में हुई और 1 अप्रैल 1935 को इसका परिचालन चालू हो गया। यानी 1 अप्रैल 1935 को हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसने अपना काम करना चालू कर दिया, ठीक है। तो आरबीआई अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। कहां पर हुई, कोलकाता में हुई, ठीक है। जब ये स्थापित हुआ ये बैंक तो ये इसका हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता में था। कहां पे था, कोलकाता में। लेकिन 1937 में याद रखना 1937 में आरबीआई को स्थायी रूप से कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इसका वर्तमान केंद्रीय कार्यालय स्थापित है, ठीक है। वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में है, ठीक है। लेकिन जब इसकी स्थापना हो गई थी तब इसका मुख्यालय कहां था, कोलकाता में था। लेकिन वर्तमान में कहां पे है, मुंबई में है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर 1949 में क्या हुआ, हम लोग तो 1947 में आजाद हो गए। आजादी के बाद ये जो आरबीआई है इसको छोड़कर अंग्रेज चले गए। तो ये एक बहुत ही बड़ी संस्था थी जो हमारे देश में क्या है, नोटों को छापने का भी क्या है, इसको श्रेय जाता है। वर्तमान में नोट छापती भी है। तो 1949 में क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में क्या हुआ, जो आरबीआई जो थी अब तक निजी हितधारकों के क्या मतलब कि पास थी, ठीक है, पास थी, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कहने का मतलब यही है कि आरबीआई जिस समय स्थापित हुई थी 1935 में, ये एक प्राइवेट बैंक के रूप में या प्राइवेट क्या कंपनी के रूप में काम करती थी। लेकिन जब क्या हुआ, हम लोग आजाद हुए तो 1949 में इसका हमने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अगर हम आगे समझे तो शुरुआत में एक निजी स्वामित्व वाली ये एक कंपनी थी, एक बैंक थी, प्राइवेट ओनरशिप था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया और मालिकाना हक किसके पास चला गया, सरकार के पास चला गया। और इसके बाद आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गई, भारत सरकार के नियंत्रण में काम करने लगी। आगे अगर हम डिस्कस करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में है। कहां पे है,
मुंबई में है। ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद कर लो, यहां से प्रश्न बनते हैं। आगे अगर हम डिस्कस करें तो आरबीआई का तो मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में, लेकिन हमको कुछ और चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ठीक है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का एक हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय भी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो निम्न स्थानों पर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा, 4 महानगर है हमारे देश के, वहीं पर आपको क्या है, आरबीआई का कार्यालय देखने को मिलेगा, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय। तो कोलकाता में एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक मुंबई में है जो पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, एक दिल्ली में है जो उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और एक चेन्नई में है जो दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे आरबीआई के 4, याद रखना, 4 क्या क्षेत्रीय कार्यालय हैं। लेकिन मुख्यालय कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है, तो आप बताएंगे मुंबई में है। कहां पे है, मुंबई में है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो आरबीआई के ढांचे के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई कैसे काम करता है, ऐसे कैसे काम करता है, ये सब चीजें, ठीक है। सारे मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक है, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अगर हम ढांचे की बात करें, ढांचे की अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का ढांचा कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। पूरे आरबीआई को कंट्रोल करने या आरबीआई को चलाने का काम पहले कौन करता है, केंद्रीय निर्देशक मंडल करता है। कौन करता है, केंद्रीय निर्देशक मंडल करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ये करता क्या है, आरबीआई का सर्वोच्च प्रबंध निकाय केंद्रीय निर्देशक मंडल होता है और इसके सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब इसके अंदर कितने सदस्य क्या है, रहकर या क्या है, नियुक्त होकर आरबीआई को चलाने का काम करते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम आगे बात करें तो पहले क्या होता है, आरबीआई का एक गवर्नर होता है। आरबीआई का क्या होता है, एक गवर्नर। आरबीआई का जो पहला सदस्य होता है उसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। वर्तमान में कौन है, मैंने अभी बताया, वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम उप गवर्नर की बात करें तो कितने होते हैं, 4 आरबीआई के क्या होते हैं, उप गवर्नर होते हैं, ठीक है, समझ में आया, 4 उप गवर्नर होते हैं। फिर उसके बाद सरकार द्वारा नामित निर्देशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 10 डायरेक्टर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। कोई साइंटिस्ट होता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है। तो 10 लोग क्या है, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एज अ डायरेक्टर के रूप में। आगे अगर हम बात करें तो इसके क्या है, कुछ स्थानीय बोर्ड भी होते हैं, उनके भी कितने मेंबर होते हैं, 4, ठीक है, 4 जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से आते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के क्या है, बोर्डों के प्रतिनिधि के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। फिर भारत सरकार द्वारा 2 अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। ये आमतौर से वित्त मंत्रालय से आते हैं। ये आमतौर से कहां से आते हैं, वित्त मंत्रालय से आते हैं। कहां से आते हैं, वित्त मंत्रालय से आते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम स्थानीय बोर्डों की बात करें, जिसको हम लोग क्षेत्रीय कार्यालय बोलते हैं, तो आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं जो क्षेत्रीय मामलों में क्या करते हैं, सलाह देते हैं। मैंने बताया उत्तर में कौन सा है, दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई में, पूर्व क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई। ये मैंने अभी पढ़ा है, क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो गवर्नर का काम क्या होता है, आरबीआई के गवर्नर का काम क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। बैंक की नीतियों और निर्णयों को लागू करने का भी काम करता है। तो आरबीआई द्वारा जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं देश के लिए, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसको लागू करने का काम कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो 4 आपको उप गवर्नर भी देखने को मिलते हैं। ये अधिकतम 4 होते हैं। ये बैंक के अलग अलग विभागों और नीतियों की क्या करते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई के देखिए ये गवर्नर है, 26वें गवर्नर के आपको नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 26 गवर्नर की नाम देखें तो अगर हम देखें तो लिस्ट ऑफ गवर्नर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का जो सबसे पहला गवर्नर था उसको हम लोग बोलते हैं सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। आरबीआई का जो सबसे पहला गवर्नर था उसका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, सर जेम्स ब्रेड टेलर आते हैं। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे सीडी देशमुख, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये आरबीआई के क्या है, आपके क्या है 26वें गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे वर्तमान में कौन है,
वर्तमान में कौन है याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। इसके पहले कौन थे, शक्तिकांत दास थे, फिर उर्जित पटेल थे, रघुराम राजन थे, डी सुब्बा राव थे, DRYV रेड्डी थे। ऐसे करके आरबीआई के बहुत सारे गवर्नर हो चुके हैं। आपको याद कौन सा रखना है, आपको याद कौन सा रखना है, मैटर ये करता है, ठीक है। क्योंकि 26वें गवर्नर के नाम याद रखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप रख सकते हो। आपको सबसे पहले गवर्नर का नाम याद रखना है सर ओसबोर्न स्मिथ। अब पहले भारतीय गवर्नर का याद रखना है, पहले भारतीय गवर्नर का नाम याद रखना है CD देशमुख। इसके अलावा आपको वर्तमान गवर्नर जिनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा, उनका नाम याद रखना है। फिर उसके बाद आपको शक्तिकांत दास का नाम याद रखना है और उर्जित पटेल का नाम याद रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका भी नाम याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हुए जो हमारे भारत के क्या है, प्रधानमंत्री भी हुए। ये हमारे भारत के वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं और ये हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर। तो इन लोगों का विशेष तौर पे आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हमको पता होना चाहिए। आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हमें पता होना चाहिए। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। इनका कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा 1935 से 1937 के बीच में। और अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था CD देशमुख। 1943 से लेकर 1949 तक ये काम करते हैं। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह, मैंने बताया मनमोहन सिंह भारत के अब तक एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, एक बाघ है और एक खजूर है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, प्रतीक चिन्ह है। एक आपको बाघ देखने को मिलेगा और उसके पीछे आपको क्या है, खजूर का पेड़ देखने को मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे क्या है, आरबीआई का लोगो है या आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। समझ में आया, आरबीआई का ये प्रतीक चिन्ह है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के 4 पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे आरबीआई की 4 सहायक कंपनियां भी हैं जो आरबीआई को समय समय पर हर एक जगह पर क्या करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। तो कंपनियों का बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। पहली कंपनी क्या है, जमाए बीमा और ऋण गारंटी निगम, ये पहली कंपनी है। दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी है। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, ये भारत के रिजर्व बैंक की क्या है, सहायक कंपनियां हैं। इनके भी नाम कभी कभी क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना मस्ट है आपके लिए। पहला है मुद्रा जारी करना, ठीक है, पहला है आपका मुद्रा जारी करना। तो आरबीआई भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी नोट आरबीआई जारी करता है, ठीक है, आरबीआई जारी करता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, बताइए, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें तो आरबीआई कितने नोटों को जारी करता है वर्तमान में, अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में आप देखेंगे आरबीआई क्या है, 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के सभी नोट क्या करता है, जारी करने का काम करता है, क्या है, करने का काम करता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये भारतीय नोट दिख रहे होंगे, ठीक है, भारतीय नोट आपको दिख रहे होंगे। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है, पहला कार्य क्या है, मुद्रा जारी करना। तो आरबीआई भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। 1 रुपए का नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। याद रखना, 1 रुपए का जो नोट है और जितने भी सिक्के हैं वो भारत सरकार जारी करता है, बल्कि बाकी सभी नोट कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, ठीक है, आरबीआई जारी करता है। तो यहां पर आपको नोट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको नोट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको नोट देखने को मिलेंगे। चीजें समझ में आ रही है, एक बार बताएंगे सभी लोग, चीजें आपको समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर आप नोट देखोगे तो 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, इसके अलावा 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट आरबीआई क्या करता है, वर्तमान में जारी करता है। अब इन नोटों के पीछे छपी तस्वीरों के बारे में भी पूछा जाता है। तो 10 रुपए के नोट के पीछे आपको कोणार्क का मंदिर देखने को मिलता है। 20 रुपए के नोट के पीछे आपको एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती है।
फिर अगर आप 50 रुपए की नोट की बात करोगे तो हम्पी का रथ आपको देखने को मिलता है। 100 रुपए के नोट पर क्या है, रानी की वाव, ठीक है, ये तस्वीर आपको देखने को मिलती है। ये फिर उसके बाद अगर आप 200 रुपए की नोट की बात करोगे तो इस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। अगर आप 500 रुपए की नोट की बात करोगे तो आपको लाल किला देखने को मिलता है। क्या, लाल किला। 2000 के अगर नोट की बात करें, 2000 के नोट वर्तमान में चलन में नहीं है। इसके पीछे आपको याद रखना मंगलयान की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। फिलहाल वर्तमान में इस नोट को क्या है, बंद कर दिया गया है। इस नोट को क्या है, बंद कर दिया गया है। इसके जो बंद करने का समय था 2023 में इसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो याद रखना, अगर 2000 के नोट के पीछे अगर तस्वीर पूछेगा तो आप बताइएगा मंगलयान, और बाकी सारे नोटों के पीछे मैंने आपको तस्वीर बताई। फिर अगर हम 1 रुपए के नोट की बात करें, 1 रुपए की नोट, तो इसे कौन जारी करता है, इसको भारत सरकार जारी करता है। भारत सरकार जारी करता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो आप बताएंगे वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इसको क्या करता है, जारी करने का काम करता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। याद रखना, वित्त सचिव के क्या है, हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ। याद रखना, अजय सेठ वर्तमान में कौन है, वित्त सचिव। जबकि बाकी सारे नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे अगर हम बात करें तो दूसरा आरबीआई का कार्य होता है सरकार का बैंकर। ये सरकार को समय समय पर क्या करता है, सहायता करता है। सरकार की जितनी भी इनकम होती है वो क्या है, आरबीआई के पास क्या होती है, जमा होती है। आरबीआई के पास जमा होती है। तो वही लिखा हुआ है कि आरबीआई केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समय समय पर क्या है, उनको सहायता प्रदान करता है। बैंक की तरह उनके क्या है, काम करता है। ये सरकार के खाते रखता है लेकिन उस पर ब्याज नहीं देता। याद रखना, आरबीआई सरकार के खाते तो रखता है, उसमें पैसे भी जमा रखता है लेकिन उस पर ब्याज नहीं देता है। सरकारी भुगतान भी करता है और प्राप्तियां, जहां जहां से सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, आरबीआई के पास जमा होते हैं। और जहां जहां सरकार को भुगतान करने होते हैं वो आरबीआई क्या करता है, भुगतान करता है। इसके अलावा जब सरकार को क्या है, पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको ऋण देने का भी काम आरबीआई करता है। इसीलिए इसको सरकार का बैंकर भी बोला जाता है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो ये बैंकों का बैंक भी है, ठीक है। इसे बैंकों का पिता कहा जाता है। क्या, बैंकों का। हमारे भारत में जितने भी प्रकार के बैंक हैं उनको क्या है, उनके लिए क्या है, एक पिता के समान के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है जरा समझेंगे। आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है, ठीक है। बैंक अपनी नगद धनराशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो आरबीआई से ऋण भी लेते हैं। तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई हमारा कहलाता है। ऋण नियंत्रण, जिसको हम लोग साख नियंत्रण भी बोलते हैं, इसी को हम लोग साख नियंत्रण भी बोलते हैं, इसका भी काम क्या है, हमारे देश में आरबीआई करता है। जब देखता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर या देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा क्या है, बढ़ गई है, मुद्रा की मात्रा या तो बढ़ गई है या घट गई है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साख नियंत्रण। क्या बोला जाता है, साख नियंत्रण। तो वही लिखा हुआ है कि आरबीआई मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा ऋण की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। आगे अगर हम डिस्कस करें, इसके अलावा विदेशी मुद्रा का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में दूसरे देशों से जितनी भी मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं आती हैं, उनको क्या है, स्टोर करने का, उनका भंडारण करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास करता है। इसके बाद क्लियरिंग हाउसेस का भी काम करता है। क्लियरिंग हाउसेस का काम क्या होता है, ये भी समझते हैं। आरबीआई विभिन्न बैंकों के बीच जो लेन देन होते हैं उसको निपटाने का भी काम करता है, ठीक है। एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना होता है या देना होता है तो उनको निपटाने का भी काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इसी काम को क्या बोला जाता है, क्लियरिंग हाउस का कार्य। आगे अगर हम डिस्कस करें तो अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। जब बैंक को, सरकार को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता तो आरबीआई उनको ऋण देकर उनकी समस्याओं को क्या करता है, हल करने का प्रयास करता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब कोई बैंक संकट में होता है और उसे कहीं से ऋण नहीं मिलता तब आरबीआई उसे अंतिम विकल्प के रूप में ऋण देकर उनकी क्या करता है, सहायता करता है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का भी काम कौन करता है, आरबीआई करता है। जैसे आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देता है, उनका निरीक्षण करता है, उनके लिए नियम बनाता है। ये सारे काम क्या है, आरबीआई आपका करता है। समझ में आया। अब हमें बात करना है भारत में मुद्रा
और नोटों की छपाई और सिक्कों के ढलाई के बारे में। ये भी टॉपिक क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्या है आपके बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोगों को इसी के बारे में डिस्कस करना है, इसी के बारे में डिस्कस करना है। आइए देखते हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो भारत में मुद्रा नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई के बारे में भी बात करना है। तो सबसे पहले मुद्रा नोटों की छपाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आरबीआई 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जितने भी नोट है वो आरबीआई छापने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत में मुद्रा नोटों की छपाई का कार्य मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होता है। नोटों की छपाई निम्न संस्थाओं में की जाती है। अब आरबीआई जो है कहां पर नोटों को छपवाता है वो हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नासिक, सबसे पहले बात करेंगे नासिक। नासिक में नोटों की छपाई होती है। यहीं पर क्या है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है आरबीआई द्वारा, और यहां पर क्या है आपको नोट छपते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा है देवास जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड क्या है मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां पे भी स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद मैसूर में भी नोटों की छपाई होती है। यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें सालबोनी जिसको हम पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहां पर भी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो ऐसे 4 जगह, ऐसे 4 स्थान है जहां पर क्या है नोटों की छपाई होती है। याद रखना नोटों की छपाई होती है। महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में क्या बात किया जा रहा है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर क्या है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये मैंने बताया वित्त सचिव के क्या होते हैं हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में कौन है अजय सेठ है, अजय सेठ है, याद रखना अजय सेठ है, ठीक है। 2 रुपए से ऊपर के सभी प्रकार के नोट कौन कर जारी करता है आरबीआई जारी करता है, और उस पर आरबीआई के गवर्नर के क्या होते हैं हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है तो आप बताएंगे संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा वर्तमान में क्या है आरबीआई के गवर्नर है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। क्लियर हुआ सभी को। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब सिक्कों के ढलाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिक्के ढालने का काम कौन करता है हमारे देश में सरकार करता है। याद रखना 1 रुपए के नोट और सिक्कों को ढालने का काम कौन करता है सरकार करता है। इसको भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम भारत में सिक्कों के निर्माण के बारे में बात करें तो ये भारत सरकार के अधीन टकसालों में किया जाता है। देखो सिक्के ढालने का जो काम है उसको बोलते हैं टंकड़, ठीक है। क्या बोलते हैं टंकड़। सिक्कों की ढलाई को टंकड़ बोला जाता है, और टंकड़ का जो काम जिस स्थान पर किया जाता है उसको बोलते हैं टकसाल, ठीक है। तो सिक्कों के ढलाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है टंकड़ कहलाती है, और टंकड़ का कार्य जिस स्थान पर किया जाता है उसको बोलते हैं टकसाल। तो भारत सरकार टकसालों में क्या करती है सिक्कों की ढलाई करती है। अब हमारे भारत में 4 टकसाल है, ठीक है। 4 टकसाल है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला है मुंबई टकसाल, मुंबई टकसाल याद रखना। इंडियन गवर्नमेंट मिंट मुंबई याद रखना। फिर उसके बाद कोलकाता टकसाल है, ये भी इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता है। फिर उसके बाद हैदराबाद टकसाल है, उसके बाद नोएडा टकसाल है। ये 4 टकसालें ऐसी हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो सिक्कों की ढलाई का अधिकार भारत सरकार के पास होता है। इन सिक्कों को आरबीआई पूरे देश में क्या करता है चलाने का, प्रचलन का क्या है प्रचलन का कार्य करता है, ये पता होना चाहिए। आगे अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे लिखा हुआ है कि 1 रुपए का नोट एकमात्र ऐसा नोट है जिस पर भारत सरकार के वित्त सचिव के क्या होते हैं हस्ताक्षर होते हैं, न कि आरबीआई के गवर्नर के। अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो आरबीआई याद रखना, आरबीआई याद रखना एक बार में 200 करोड़ रुपए का नोट छाप सकता है, 200 करोड़ रुपए का नोट छाप सकता है। और जब आरबीआई क्या करता है 200 करोड़ रुपए का नोट छापता है तो 115 करोड़ का सोना क्या करता है रिजर्व में रखता है, और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां क्या करता है विदेशी प्रतिभूतियां रिजर्व में रखता है। तो ये क्या है, ये मैंने क्या बताया आरबीआई एक बार में 200 करोड़ रुपए का नोट छापता है। तो ये जो 200 करोड़ रुपए का नोट छापता है तो ये एक प्रणाली है। ये क्या है एक प्रणाली है जिसको क्या बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या न्यूनतम कोष प्रणाली, इसी को मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आरबीआई ने इसे कब अपनाया 1956 में, 57 में नहीं 1956 में। तो 1956 में आरबीआई मुद्रा नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है, और इस प्रणाली के अनुसार मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई 200 करोड़ रुपए के मूल्य का स्वर्ण
और विदेशी मुद्रा भंडार क्या करता है, रिजर्व में रखता है। आगे अगर हम बात करें तो इस रिजर्व में न्यूनतम 115 करोड़ का सोना रखना अनिवार्य है उसको। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख प्रकाशन, भारतीय रिजर्व बैंक आपके देश के अंदर समय समय पर बहुत सारे रिपोर्ट जारी करता है ताकि आपको क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहे और भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में भी क्या है, संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो उन्हीं क्या है, प्रकाशनों के बारे में हमें डिस्कस करना है, उन्हीं प्रकाशनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे कौन कौन से देखो ये रिपोर्ट निकालता है, तो वार्षिक रिपोर्टों की बात करते हैं, एनुअल रिपोर्ट। तो आरबीआई की गतिविधियां, आरबीआई ने जो साल भर में काम किया है, जो नीतियां बनाई हैं और आर्थिक स्थिति की वार्षिक जानकारी क्या करता है, ये ग्राहक को या जनता को देता है। इसके अलावा मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट भी तैयार करता है। भारत की मौद्रिक व्यवस्था और वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के लिए क्या करता है, विश्लेषण करके उस पर भी क्या करता है, समय समय पर क्या करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है। समझ में आया सभी को। आगे अगर हम डिस्कस करें आरबीआई के बारे में तो ये मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी क्या करता है, सरकार को और जनता के सामने क्या करता है, पेश करने का काम करता है। तो महंगाई के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, ब्याज दर के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में ये क्या करता है, समय समय पर क्या है, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स क्या करता है, प्रस्तुत करता रहता है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारत के वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और जोखिम के विश्लेषण से संबंधित एक रिपोर्ट क्या है, आरबीआई जारी करने का काम करता है। समझ में आया सभी को, बताइए समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो बैंकों की प्रवृत्तियों के बारे में, हमारे देश में जितने भी क्या है, कॉमर्शियल बैंक, अन्य प्रकार के बैंक जो काम कर रहे हैं, उनके प्रगति का रिपोर्ट, उनके प्रवृत्तियों का रिपोर्ट भी क्या करता है, आरबीआई जारी करने का काम करता है। तो भारत के बैंकिंग प्रणाली के विकास और स्थिति की जानकारी भी क्या करता है, हमें समय समय पर क्या है, आरबीआई देता रहता है, हमें समय समय पर आरबीआई देता रहता है। क्लियर है सभी को। आगे अगर हम बात करें तो कुछ बुलेटिन भी निकालता है, ठीक है, कुछ बुलेटिन भी निकालता है हर हफ्ते या महीने में। तो मासिक प्रकाशन में जिसमें आर्थिक आंकड़े और शोध लेख और नीतिगत जानकारी होती है, ये बुलेटिन भी क्या करता है, समय समय पर जारी करने का काम करता है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो सांख्यिकी हैंडबुक भी निकालता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी डेटा उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, समझ में आया, चीजें आपको समझ में आई सही तरीके से, एक बार बताएंगे सभी लोग। तो ये रहा आपका क्या है, पूरा आरबीआई, ये रहा आपका पूरा आरबीआई। हर एक पॉइंट को मैंने क्या है, आपको अच्छे से कवर करके बताया। आई होप आपको क्या है, आज का जो टॉपिक होगा वो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।